नमस्कार सभी को। नर्सेज एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। जैसा कि हमारी एनक्लेक्स सीरीज चल रही है, एनक्लेक्स सीरीज का नेक्स्ट पार्ट हम लेकर के आ चुके हैं, तो फटाफट से मैक्सिमम लोगों ने क्लास को शेयर करिएगा। ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करिएगा क्लास को। तो क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, द नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट डायग्नोस विद न्यूमोनिया। एक नर्स केयर कर रही है क्लाइंट की, और क्लाइंट क्या है, डायग्नोस हुआ है किसके साथ में, न्यूमोनिया के साथ में। द नर्स प्लान विच ऑफ द फॉलोइंग एज द बेस्ट टाइम टू टेक द क्लाइंट फॉर ए शॉर्ट वॉक। यानी कि आपको पूछा गया है कि कौन सा टाइम जो है वो बेस्ट रहेगा वो शॉर्ट वॉक करने के लिए, है ना, शॉर्टली। तो ये बात आपसे यहां पूछी जा रही है। तो न्यूमोनिया का मरीज है ना, तो आपको पता होना चाहिए कि न्यूमोनिया क्या है। तो इट इज इन्फ्लामेटरी रेस्पिरेटरी डिजीज, है ना। कैसी डिजीज है, इन्फ्लामेटरी डिजीज है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करती है। तो ये बात आपने क्या करनी है, ध्यान में रखनी है ना। पूरी की पूरी रेस्पिरेटरी सिस्टम का लेक्चर हम जो है पढ़ चुके हैं। हम पूरा का पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम आपको जो है अवेलेबल मिलेगा, आप प्ले लिस्ट में जाकर के देखेंगे तो वहां पर। तो क्या है कि नर्स केयर कर रही है, तो पहला ऑप्शन कह रहा है आफ्टर द क्लाइंट ईट लंच, जब क्लाइंट लंच ले लेता है उसके बाद में वॉक करे। दूसरा कह रहा है आफ्टर द क्लाइंट हैज ए ब्रीफ नैप, ब्रीफ नैप यानी कि हल्का सा कुछ हुआ है, लिया है उसके बाद में। तीसरा कह रहा है आफ्टर द क्लाइंट यूजेस द मीटर डोज इनहेलर, जो एमडीआई जो है वो लेने के बाद में वॉक करे। और तीसरा कह रहा है, फोर्थ कह रहा है आफ्टर रिकॉर्डिंग ऑक्सीजन सैचुरेशन ऑन द बेड साइड फ्लो सीट, कि जब वो क्या कर ले, अपनी जो बेड साइड फ्लो सीट है उसके हिसाब से जब जो है ऑक्सीजन सैचुरेशन उसकी क्या हो जाए, मेंटेन हो जाए, रिकॉर्ड हो जाए, उसके बाद में वो घूमना शुरू करे। तो क्या राइट आंसर रहेगा, तो क्या है कि जो पेशेंट है, यानी कि जो न्यूमोनिया वाला जो पेशेंट होता है, इसमें क्या है, हमें रेस्पिरेटरी ट्रीटमेंट देना होता है ना, रेस्पिरेटरी थेरेपी देते होते हैं। तो यहाँ क्या करते हैं हम, ब्रोंको डायलेटर दिए जाते हैं। क्या दिए जाते हैं, ब्रोंको डायलेटर दिए जाते हैं, है ना। इसका अगर ट्रीटमेंट की बात करें, जो डायग्नोस हुआ है, तो इसका ट्रीटमेंट किससे करते हैं, तो ट्रीटेड विद ब्रोंको डायलेटर्स। किसके साथ में ट्रीट करते हैं, ब्रोंको डायलेटर के साथ में। किसके साथ ट्रीट करोगे, ब्रोंको डायलेटर के साथ में इसको क्या किया जाता है, ट्रीट किया जाता है। या क्या आप कह सकते हो कि इसमें क्या होता है, रेस्पिरेटरी थेरेपी लेता है पेशेंट। क्या रिसीव करता है, रेस्पिरेटरी थेरेपी, रेस्पिरेटरी ट्रीटमेंट। ये क्या है, ये रिसीव करेगा। तो आपको कह रहा है
कि आप क्या करोगे, तो ऐसे पेशेंट में आपने क्या देने हैं, जब भी वो एक्टिविटी करता है तो उससे पहले आपने उसको क्या कर दे हैं, ब्रोंको डायलेटर देने होते हैं, ताकि क्या है कि वहां जो ऑक्सीजन एक्सचेंज है वो क्या हो, अच्छा हो उसके, और पर्सन जो है वो अपनी एक्टिविटी को बेस्ट टॉलरेट कर सके। तो क्या करते हैं, जब भी क्या है, व्हेन पेशेंट डू एक्टिविटी then prior give the bronchodilator. Prior give the bronchodilator that is the breathing and oxygenation during client's activity. तो क्या करें, जब भी पेशेंट को एक्टिविटी करे उससे पहले ऐसे पेशेंट को क्या दे दो, ब्रोंको डायलेटर दे दो, ताकि वो क्या कर सके, आसानी से क्या है, उसकी ऑक्सीजनेशन भी अच्छी हो, उसका ब्रीदिंग भी क्या हो उस दौरान अच्छा रहे। तो यहाँ राइट आंसर क्या होगा, तो आपने क्या करना है, पेशेंट को मीटर्ड डोज इनहेलर देना है। तो आफ्टर द क्लाइंट यूजेज मीटर्ड डोज इनहेलर इज ए ब्रोंको डायलेटर। ये क्या करता है, ब्रोंकाई को डायलेट करता है, और इससे क्या होगी, इसकी ऑक्सीजनेशन जो है वो थोड़ा क्या होगा, अच्छा होगा। तो राइट आंसर इज सी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। A nurse insert an indwelling Foley's catheter into the bladder of post-operative client who has not voided for 8 hours and has a distended bladder. After the tubing is secure and the collection bag is hang on the bed frame, the nurse noticed that 900 ml of urine has drained into the collection bag. The appropriate nursing action for safety of the client is to। क्या है कि एक पेशेंट आपके पास में आया, आपने क्या किया, उस पेशेंट को इनड्वेलिंग फॉलीज कैथेटर डाल दिया है ना, और क्या है, पेशेंट पोस्ट ऑपरेटिवली है, क्लाइंट को 8 घंटे हो गए, उसने अभी तक कोई वॉइड नहीं किया था, और 8 घंटे बाद जब वॉइड नहीं करने से आपने अभी उसको फॉलिस डाला, और जैसे ही आपने बैग को नीचे की तरफ हैंग किया तो आपने देखा उस बैग के अंदर 900 ml यूरिन कलेक्ट हो चुका है। क्लाइंट की सेफ्टी को देखते हुए आपका सबसे अच्छा या एप्रोप्रिएट नर्सिंग एक्शन क्या रहने वाला है, ये बात आपको पूछी गई है। पहला कह रहा है चेक द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी को चेक करो। दूसरा कह रहा है क्लैंप द ट्यूबिंग फॉर 30 मिनट एंड देन रिलीज, कि वो जो ट्यूब है उसको 30 मिनट के लिए क्लैंप कर दो, उसके बाद रिलीज करना। तीसरा कह रहा है प्रोवाइड सुप्राप्यूबिक प्रेशर टू मेंटेन ए स्टेडी फ्लो ऑफ यूरिन, एंड फोर्थ वन इज raise the collection bag high enough to slow the rate of drainage। तो राइट आंसर क्या रहने वाला है, तो क्या है कि आप क्या कर रहे हैं, यहां पर आप इस पेशेंट का जो है यूरिन के लिए क्या कर दिया, आपने कैथेटर लगा दिया, और जब आपने कैथेटर लगा दिया है तब अगर आप यहां आप क्या करोगे, काफी अगर इन बड़ी अमाउंट में अगर एक साथ क्या करोगे, यूरिन को अगर पास करवाओगे, तो उस कंडीशन में क्या है, वहां पर वैस्कुलर कोलैप्स हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि 900 ml तो ऑलरेडी जो है वहां से फ्लूइड जो है वो रिलीज हो चुका है,
और अगर और बड़ा अमाउंट आप जो है वहां से अगर क्या है कि पास करवाओगे तो उससे क्या हो सकता है, पेशेंट के अंदर हाइपोवोल्यूमिक शॉक हो सकता है ना। जो पेल्विक ब्लड वेसल है उनके अंदर क्या हो जाएगा, अचानक से क्या देखने मिल सकता है, एंगोर्जमेंट कॉज कर देगा, है ना, क्योंकि रैपिड इम्पटिंग हो रही है और इसके साथ साथ मरीज क्या चला जाएगा, हाइपोवोलीमिया में। इसलिए आपने क्या करना है, उसको थोड़ा रोकना है और थोड़ा रोकने के बाद फिर पास आउट करवाना है। तो क्या है कि क्या करें, क्लैंप द ट्यूबिंग, क्या करो, ट्यूब को क्लैंप करो। कितने टाइम के लिए, लगभग 30 मिनट के लिए, और उसके बाद उसको क्या कर दो, रिलीज कर दो। ऐसा करने का पर्पज क्या है, तो ऐसा करने का पर्पज है कि क्या होगी अगर रैपिड इम्पटिंग हुई। ऐसा करने का पर्पज क्या है, क्यों कर रहे हैं, तो रैपिड इम्पटिंग ऑफ large amount of urine volume, large amount of urine volume may cause engorgement, क्या कर देगा, एक तो क्या कर देगा, इंगोर्जमेंट ऑफ पेल्विक ब्लड वेसल्स, जो पेल्विक ब्लड वेसल्स है उनकी क्या कॉज कर देगा, इंगोर्जमेंट कर देगा। और दूसरा ये क्या कॉज कर देगा, तो दूसरा जो है ये क्या करेगा, हाइपोवोल्यूमिक शॉक कर देगा। एंड हाइपोवोल्यूमिक शॉक, दूसरा ये क्या कर देगा, ये हाइपोवोल्यूमिक शॉक कर देगा। इसलिए आपने क्या करना है, एक साथ क्या करना है, बड़े लेवल पे वहां से यूरिन को ड्रेन नहीं करना है। तो फिर क्या करो, तो जब आपने क्या किया, आपने यूरिन जो है फोलिस जब आपने डाला तो आपने देखा कि 900 ml यूरिन आ चुका है, तब आप क्या करो, उस ट्यूब को क्लैंप कर दो। और जब उसको थोड़ा टाइम क्लैंप करने के बाद फिर आप दोबारा से क्या कर सकते हो, रीओपन कर सकते हो, ताकि वहां से बड़े अमाउंट के अंदर अगर फ्लूइड एक साथ निकलेगा तो पेशेंट क्या हो सकता है, हाइपोवोल्यूमिक शॉक में जा सकता है। तो यहां बी आंसर जो है वो क्या रहने वाला है, राइट रहने वाला है, बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, द नर्स हैज ए प्रिस्क्रिप्शन टू एडमिनिस्टर एम्फोटेरिसिन बी। क्या है, एक नर्स प्रिस्क्राइब किया है, प्रिस्क्रिप्शन देखा और वो क्या कर रही है, एडमिनिस्टर कर रही है। क्या कर रही है, एडमिनिस्टर कर रही है किसको, एक पेशेंट को एम्फोटेरिसिन बी, एक दवाई है, इंजेक्शन लगा रही है, आईवी लगा रही है, टू द क्लाइंट विद हिस्टोप्लाज्मोसिस। पेशेंट किसके साथ में है, हिस्टोप्लाज्मोसिस के साथ में। हिस्टोप्लाज्मोसिस हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर आप देखेंगे तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर हमने एक डिजीज पढ़ी है, हिस्टोप्लाज्मोनियोसिस, जिसके अंदर पेशेंट के अंदर जो बर्ड ड्रॉपिंग की वजह से होती है, लंग्स के अंदर होने वाला फंगल इन्फेक्शन रहता है। तो आपको पूछा, नर्स प्लान टू डू विच ऑफ द फॉलोइंग ड्यूरिंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मेडिसिन। यानी कि नर्स ऐसा क्या प्लान करेगी इस मेडिसिन के दौरान में। पहला कह रहा है मॉनिटर फॉर हाइपोथर्मिया, मरीज को हाइपोथर्मिया के लिए मॉनिटर किया जाएगा। दूसरा कह रहा है मॉनिटर फॉर एन एक्सेसिव यूरिन आउटपुट, पेशेंट को एक्सेसिव यूरिन आउटपुट के लिए मॉनिटर करोगे। तीसरा कह रहा है एडमिनिस्ट्रेट कंकरेंट फ्लूइड चैलेंज, कि उसका फ्लूइड चैलेंज जो है वो देखेंगे। और फोर्थ कह रहा है एसएस द आईवी इन्फ्यूजन रेट, कि उसकी जो आईवी इन्फ्यूजन रेट है उसको क्या करोगे, एसएस करोगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो जो एम्फोटेरिसिन बी है, एम्फोटेरिसिन बी, सॉरी, एम्फोटेरिसिन बी ये क्या है, तो इट इज ए एंटी फंगल मेडिकेशन। कैसी दवाई है ये एंटी फंगल मेडिसिन है। कैसी दवाई है, एंटी फंगल दवाई है। और ये दवाई क्या है, तो इसके काफी सारे टॉक्सिक इफेक्ट रहते हैं। ये जो दवाई है इसके बहुत सारे क्या है,
टॉक्सिक इफेक्ट है। तो आपको क्या पूछा गया है, आपको एग्जामिनर ने यही तो पूछा है। तो टॉक्सिक इफेक्ट क्या क्या होते हैं इस दवाई के, इस दवाई के टॉक्सिक इफेक्ट क्या क्या रहते हैं। तो अगर टॉक्सिक इफेक्ट के बारे में बात करें तो पेशेंट क्या है, जब आप इसको क्या करोगे, इसका क्या हो गया, मेडिसिन का लेवल ज्यादा हो गया, तो उस दौरान क्या है, इसके टॉक्सिक इफेक्ट आए। और टॉक्सिक इफेक्ट क्या देखने मिल सकते हैं, तो जैसे पेशेंट को क्या होगा, चिल्स हो सकती है, फीवर हो सकता है, क्या हो सकता है, चिल्स हो सकती है, फीवर, फीवर को मैं हाइपरथर्मिया बोल सकता हूं, फीवर को क्या बोल सकता हूं, हाइपरथर्मिया बोल सकता हूं। इसके अलावा पेशेंट को हेडेक होगा, वॉमिटिंग होगा, क्या होगा, मरीज को हेडेक होता है, वॉमिटिंग होती है, क्या होती है, वॉमिटिंग होती है। पेशेंट जो है, उस पेशेंट के अंदर क्या हो जाता है, जो रीनल फंक्शन है वो इंपेयर हो जाते हैं, इंपेयर रीनल फंक्शन टेस्ट, आरएफटी। और अगर आरएफटी यानी कि रीनल फंक्शन इंपेयर हुआ तो वहां पर क्या देखने मिलेगा आपको, डिक्रीज यूरिन आउटपुट। क्या देखने मिलेगा, यूरिन आउटपुट जो है वो डिक्रीज देखने को मिलेगा, डिक्रीज यूरिन आउटपुट। इसके साथ साथ ये जो दवाई है ये क्या कॉज करती है, ये आईवी जो हमारी साइड्स होती है उसको भी इरिटेट करती है। तो ये क्या करती है, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस भी इसका साइड इफेक्ट है। अगर बात करें इसका साइड इफेक्ट, तो इसका साइड इफेक्ट है थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। क्या है, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। थ्रोम्बो यानी कि थ्रोम्बस और फ्लेबाइटिस यानी कि वेन को ये क्या करती है, इरिटेट करती है, और वहां थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस कर देती है। ये भी इसका कॉम्प्लिकेशन बोलो या साइड इफेक्ट बोलो। समझ पा रहे हैं बात को। तो क्या है कि आपको ध्यान रखनी होती है एक बात, क्या बात ध्यान रखोगे कि ये दवाई कैसी है, ये दवाई नेफ्रोटॉक्सिक टाइप की है। कैसी दवाई है, नेफ्रोटॉक्सिक टाइप की दवाई है। तो जब भी इस दवाई को हम देते हैं तो उस दवाई के दौरान आपने क्या करना होता है, रीनल फंक्शन को एसेस करना होता है। क्या करना होता है, ये दवाई जब भी दी जाती है तो एसएस आरएफटी। कब कब, जब ये दवाई स्टार्ट कर रहे हैं उससे पहले, जब ये दवाई दे रहे हैं उस दौरान, और जब ये दवाई दे दी है उसके बाद। तीनों बार में क्या करो, रीनल फंक्शन को एसेस करना होता है। इंपॉर्टेंट बात है ना। रीनल फंक्शन टेस्ट में कौन कौन से टेस्ट करवाते हैं, तो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन और क्रिएटिनिन टेस्ट करवाया जाता है। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन और क्रिएटिनिन टेस्ट करवाते हैं। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का नॉर्मल लेवल कितना है, 8 to 25 mg/dl। क्रिएटिनिन कितना होता है, 0.6 to 1.2 mg/dl नॉर्मल लेवल होता है, अप तो 1.2। इसके साथ साथ आपने क्या करना होता है, यूरिन आउटपुट को क्लोजली मॉनिटर करना होता है। क्लोजली मॉनिटर टू पेशेंट, क्लोजली मॉनिटर टू पेशेंट फॉर यूरिन आउटपुट। यूरिन आउटपुट के लिए क्या करो, क्लोजली मॉनिटर करो। समझ पा रहे बात को। एक क्वेश्चन और बता देता हूं यहां से, आपको एग्जामिनर पूछ सकता है, एग्जामिनर दे देगा कि ए स्पेसिफिक इंडिकेटर, स्पेसिफिक इंडिकेटर फॉर रीनल फंक्शन इज, स्पेसिफिक इंडिकेटर फॉर रीनल फंक्शन इज, ऑप्शन ए यूरिन आउटपुट, ऑप्शन बी क्रिएटिनिन लेवल, ऑप्शन सी ब्लड यूरिया नाइट्रोजन लेवल, ऑप्शन डी बी एंड सी। तो राइट आंसर क्या रहेगा, तो आपने बताना है कि क्रिएटिनिन लेवल इज स्पेसिफिक इंडिकेटर फॉर रीनल फंक्शन। किडनी के फंक्शन का स्पेसिफिक इंडिकेटर कौन है, तो
तो आप क्या बताओगे? क्रिएटिनिन लेवल। समझ पा रहे हैं बात को? तो यहां राइट आंसर क्या रहेगा? तो राइट आंसर इज क्या रहने वाला है? पहला कह रहा है कि मॉनिटर फॉर हाइपोथर्मिया, पेशेंट को हाइपोथर्मिया के लिए मॉनिटर करेंगे। आपको पूछा गया है नर्स हैज प्रिस्क्रिप्शन टू एडमिनिस्टर एम्फोटेरिसिन बी आईवी टू क्लाइंट विद हिस्टोप्लाज्मोसिस। द नर्स प्लान टू डू विच ऑफ द फॉलोइंग ड्यूरिंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन। इस मेडिकेशन को देते समय, उस दौरान तो क्या जो है आप एसेस करोगे? पहला कह रहा है मॉनिटर फॉर हाइपोथर्मिया, दूसरा कह रहा है मॉनिटर फॉर एक्सेसिव यूरिन आउटपुट। एक्सेसिव नहीं होता है, या तो कम होता है यूरिन आउटपुट, क्योंकि ये कैसी है? नेफ्रोटॉक्सिक है। तो ये बात क्या हो गई? गलत हो गई। एडमिनिस्ट्रेट कॉन्करेंट फ्लूइड चैलेंज, कॉन्करेंट फ्लूइड चैलेंज, यहां बहुत ज्यादा फ्लूइड लगातार नहीं देने की बात होती है। और एसेस द आईवी इन्फ्यूजन साइट, ये ड्यूरिंग नहीं करते, ये जब आप दोगे उसके बाद होने वाली कहानी है, तो ये भी गलत है। तो यहाँ राइट आंसर क्या है कि आप किसके लिए मॉनिटर करोगे? हाइपोथर्मिया के लिए। किसके लिए? हाइपोथर्मिया के लिए मरीज को क्या किया जाएगा? मॉनिटर किया जाएगा। तो राइट आंसर क्या रहेगा? ए। ए। अगला क्वेश्चन है ए क्लाइंट हु एक्सपीरियंस रिपीटेड प्लूरल एफ्यूजन। एक क्लाइंट क्या एक्सपीरियंस कर रहा है? बार बार प्लूरल एफ्यूजन हो जाता है फ्रॉम इनऑपरेबल लंग कैंसर। और उसको है कि डिजीज क्या है एक्चुअली, कि उसको क्या है? इनऑपरेटेबल लंग कैंसर है। इज टू अंडरगो प्लूरोडेसिस, और पेशेंट किसके अंडर चला गया है? प्लूरोडेसिस भी पेशेंट का हो चुका है। The nurse plan to assist with which of following after the physician inject the sclerosing agent through the chest tube। कि नर्स क्या प्लान करेगी असिस्ट करने के लिए? जो फिजिशियन ने बोला है वो क्या इंजेक्ट करने के लिए, कौन सा ऐसा स्क्लेरोसिंग एजेंट होगा जो चेस्ट ट्यूब के थ्रू वहां से डाला जाएगा, उससे रिलेटेड क्या बातें उसको ध्यान में रखनी होगी, ये बात आपको पूछी गई है। क्या है? क्लाइंट है, क्लाइंट इनऑपरेटेबल यानी कि जिसका अभी ऑपरेट अब नहीं कर सकते हैं, ऐसा लंग कैंसर है, बार बार प्लूरल एफ्यूजन हो जाता है, पेशेंट प्लूरोडेसिस के लिए जा रहा है, और नर्स जो है वो प्लान कर रही है असिस्ट करने के लिए फिजिशियन जो इंजेक्ट करेगा स्क्लेरोसिंग एजेंट चेस्ट ट्यूब के थ्रू। तो उसके लिए क्या करेगी? क्या प्लान करेगी कि क्लाइंट को एम्बुलेट कर लूं, दूसरा क्या है? क्लैंप द चेस्ट ट्यूब को क्लैंप कर लूं, तीसरा है आस्क द क्लाइंट टू कफ एंड डीप ब्रीथ, कि कफ करें और डीपली ब्रीथ करें, चौथा है आस्क द क्लाइंट टू रिमेन इन वन पोजीशन ओनली। तो प्लूरोडेसिस क्या है? तो प्लूरोडेसिस इसमें क्या करते हैं? हम स्क्लेरोसिंग एजेंट डालते हैं। क्या करते हैं? एडमिनिस्टर स्क्लेरोसिंग एजेंट, जो क्या करता है? दैट्स irritate pleural fluid and help to decrease production of फ्लूइड। जो प्लूरल फ्लूइड बन रहा है उसको कम करने के लिए हेल्प करता है। तो आपको पूछा गया है कि कौन सी ऐसी बात जो है वो नर्स प्लान करेगी? पहला कह रहा है एम्बुलेट द क्लाइंट, क्लाइंट को एम्बुलेट करेंगे? नहीं। दूसरा कह रहा है क्लैंप द चेस्ट ट्यूब को क्लैंप करेंगे। हाँ, ये बात सही है, क्योंकि अगर आपने चेस्ट ट्यूब क्लैंप नहीं किया तो वो एजेंट जो है वो ड्रेन आउट हो जाएगा, इसलिए क्लैंप तो करते हैं। तीसरा है आस्क द क्लाइंट टू कफ एंड डीप ब्रीथ, नहीं। चौथा कह रहा है आस्क द क्लाइंट रिमेन इन वन पोजीशन ओनली, नहीं। तो ये बात गलत है। तो राइट आंसर इज सी, बी। क्या? टू क्लैंप द चेस्ट ट्यूब
chest tube to prevent the backflow of एजेंट, कि वो जो एजेंट है वो वापिस से क्या ना हो जाए, बैक फ्लो ना हो जाए, इसलिए हम क्या करते हैं, ट्यूब को क्लैंप करते हैं। राइट आंसर इज बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा। ए क्लाइंट विद ए पोस्टीरियर ब्लैडर वॉल इंजरी हैज हैड सर्जिकली रिपेयर एंड प्लेसमेंट ऑफ सुप्रा प्यूबिक कैथेटर। The nurse plan to do which of the following to prevent complication with the use of this catheter। एक पेशेंट है जिस पेशेंट की जो यूरिनरी ब्लैडर है उसकी पोस्टीरियर वॉल पे क्या हो गया है, इंजरी हो गया है, और उसको रिपेयर करके वहां क्या कर दिया गया है, सुप्रा प्यूबिक, सुप्रा यानी कि ऊपर और प्यूबिक यानी कि प्यूबिक बोन के ऊपर से हमने क्या कर दिया है, कैथेटर डाल दिया है, एसपीसी जिसको शॉर्ट में बोलते हैं। नर्स प्लान यानी कि नर्स कौन सा ऐसा प्लान करेगी जो उसे कॉम्प्लिकेशन से बचा सके। पहला कह रहा है मॉनिटर यूरिन आउटपुट एवरी शिफ्ट, एवरी शिफ्ट यानी कि प्रत्येक शिफ्ट में उसका यूरिन आउटपुट कितना आ रहा है उसको चेक करेगी और उससे हम कॉम्प्लिकेशन को बचा पाएंगे। दूसरा कह रहा है मेजर स्पेसिफिक ग्रेविटी, कि उसकी बार बार क्या करेगी, प्रत्येक शिफ्ट के अंदर क्या करेगी, स्पेसिफिक ग्रेविटी चेक करेगी, यानी कि यूरिन कंसंट्रेटेड है कि डाइल्यूटेड है, उससे हम कॉम्प्लिकेशन बचा पाएंगे। तीसरा कह रहा है एनकरेज ए हाई इनटेक ऑफ ऑरल फ्लूइड, उसको ज्यादा से ज्यादा ऑरल फ्लूइड देंगे, पानी पिलाएंगे, भर भर के पानी पिला दो, उससे कॉम्प्लिकेशन बचेगा। और चौथा कह रहा है प्रिवेंट किंकिंग ऑफ द कैथेटर ट्यूबिंग, यानी कि वो जो ट्यूबिंग कैथेटर है उसकी किंकिंग से बचाएंगे। तो राइट आंसर क्या रहेगा कि उसको ज्यादा यूरिन आउटपुट मॉनिटर करने से कॉम्प्लिकेशन बचने वाला नहीं है, स्पेसिफिक ग्रेविटी चेक करने से कॉम्प्लिकेशन प्रिवेंट होने वाला नहीं है, ये तो बताएंगे हमें, है ना, ये तो इंडिकेशन देंगे, है ना। अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्यादा है या कलर चेंज है तो ये इंडिकेट करेगा कि हाँ कहीं ना कहीं वहां क्या है, ब्लीडिंग हो रही है कि नहीं। तो क्या है, तो ये दोनों बातें गलत है। तीसरा है हाई इंटेक, ज्यादा फ्लूइड दोगे ज्यादा यूरिन आएगा, तो ये भी कहानी खराब है, पर उसकी ट्यूबिंग किंक तो नहीं है, ये चीज चेक करनी है आपने, और ये बात आपको क्या करेगी, कॉम्प्लिकेशन से बचा सकती है। डी क्या है, राइट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है ए क्लाइंट विद बीपीएच बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया, और पेशेंट को टीयूआरपी किया है। टीयूआरपी इज ट्रांस यूरिथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट। The nurse requests which of the following solution from the pharmacy so it is available post-op for continuous bladder irrigation। पढ़िएगा क्वेश्चन को, कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिएगा। तो क्या राइट आंसर रहेगा, तो
क्या है कि पेशेंट जो हमने कहा कि क्या है, सीबीआई करना है हमने, कंटिन्यूअस ब्लैडर इरिगेशन, और उसके लिए सॉल्यूशन की बात हो रही है कि कौन सी ऐसी चीज जो है जो आप पेशेंट के लिए मेडिकल से मंगवाएंगे, फार्मेसी से मंगवाओगे, ये बात आपको पूछी गई है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी क्या करते हैं हम, कंटिन्यूअस ब्लैडर इरिगेशन किया जाता है, तो कंटिन्यूअस ब्लैडर इरिगेशन के लिए जो आइडियल फ्लूइड होता है वो हमारा है ग्लिसरॉल। कौन है? ग्लिसरॉल। इट इज आइडियल फ्लूइड। क्या यहाँ हमारे पास ग्लिसरॉल दिया हुआ है? तो ग्लाइसरॉल का हमारे पास यहाँ बात ही नहीं हुई है। तो यहाँ हमारे पास ऑप्शन क्या है? तो एक है स्टेराइल वाटर, दूसरा है स्टेराइल नॉर्मल सलाइन, तीसरा है डैकिन सॉल्यूशन, एंड फोर्थ वन इज स्टेराइल वाटर विद 5% डेक्सट्रोज, है ना। तो क्या यहाँ क्या करोगे आप? तो उससे स्टेराइल नॉर्मल सलाइन मंगवाओगे। क्या करोगे? स्टेराइल नॉर्मल सलाइन मंगवाएंगे और उससे आप क्या करोगे? इरिगेशन करोगे। डैकिन सॉल्यूशन क्या होता है? तो डैकिन सॉल्यूशन यानी कि इसमें क्या होता है? फ्लूइड, या मैं कह सकता हूं सॉल्यूशन कंटेन हाइपोक्लोराइड। क्या होता है? सॉल्यूशन में हाइपोक्लोराइड मिला होता है, और ओनली किसके लिए काम में लेते हैं हम? यूज करते हैं ओनली किसके लिए? कंटेन hypochlorite and use only for wound irrigation। ओनली किसके लिए काम में लेते हैं? वुंड के इरिगेशन के लिए काम में लिया जाता है। ओनली ऑन किसके लिए काम में लेते हो? वुंड इरिगेशन। तो डैकिन सॉल्यूशन यहां काम में नहीं लेंगे, 5% एक्स्ट्रा से नहीं करेंगे, और स्टेराइल वाटर से नहीं करेंगे। तो राइट आंसर इज बी। बी क्या है? राइट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ए क्लाइंट विद एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, एड्स का पेशेंट है, एडमिट हुआ है हॉस्पिटल में, किसके साथ में? न्यूमोसिस्टिस जीरो वैसी इन्फेक्शन। ये क्या है? एक तरीके का न्यूमोनिया है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है। Which of the following activities does the nurse plan to include in the care of client that assist in maintaining comfort? कौन सी ऐसी चीज है जो नर्स क्या करेगी इसके अंदर पेशेंट को कंफर्ट मेंटेन करने के लिए असिस्ट करवाने में काम मिलेगी? ऐसी बात आपको पूछी गई है। केयर के अंदर इंक्लूड करने वाली बात कौन सी रहेगी जिससे मरीज को क्या मिले? कंफर्ट। तो जीरो फेसी इन्फेक्शन ये क्या है? रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है। क्या है? रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। क्या कॉज होगा? कैसा इन्फेक्शन? तो न्यूमोसिस्टिक जीरो वैसी न्यूमोनिया हो गया। ये क्या हो गया है? पेशेंट को जीरो वैसी न्यूमोनिया हो गया है। तो अब यहां आपने क्या करना है? तो ऐसे पेशेंट में क्या करोगे? तो कंफर्ट दिलाने के लिए रेस्पिरेटरी ईजिंग करवाना है आपने, यानी कि रेस्पिरेशन क्या है? आसानी से हो। तो यहां क्या करवाना है? फोकस ऑन रेस्पिरेटरी स्टेटस। किस पे फोकस करोगे? रेस्पिरेटरी स्टेटस बाई हेल्प इन ईज ऑफ ब्रीथिंग। और ब्रीदिंग को यूज करवाने के लिए क्या करो? तो क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? तो क्या कर दो? हेड ऑफ बेड को एलिवेट कर दो। क्या करो? हेड ऑफ बेड को एलिवेट करो। इसके अलावा पेशेंट को रेस्ट दो, प्रॉपर रेस्ट दो। डाइट उसकी मेंटेन रखो। अगर और ज्यादा जरूरत पड़े तो ऑक्सीजन दो। ये सारे के सारे काम करेंगे।
पहला कह रहा है मॉनिटर वाइटल साइन, दूसरा कह रहा है इवेल्युएट एबीजी रिजल्ट, तीसरा कह रहा है कीप द हेड ऑफ बेड एलिवेटेड, चौथा कह रहा है एसेस रेस्पिरेटरी रेट, रिदम, डेप्थ एंड ब्रीथ साउंड। तो क्या करेंगे, तो हमने कहा कि कंफर्ट दिलाना है, और कंफर्ट के लिए क्या करो, हेड ऑफ बेड को एलिवेट कर दो। तो सी यहां क्या रहने वाला है, राइट। तो राइट आंसर इज सी, सी इज राइट आंसर, सी। अगला क्वेश्चन है, ए क्लाइंट विद significant flare chest has arterial blood gas that reveal a PaO2 is 68, PaCO2 is 51 2 hours ago. The PaO2 was 82 and PaCO2 was 44. Based on these changes, the nurse obtained which of the following item? तो सबसे पहले ऊपर लिखा एक वर्ड लिखा गया है फ्लेयर चेस्ट। फ्लेयर चेस्ट क्या होता है, कब बोलते हैं फ्लेयर चेस्ट, तो फ्लेयर चेस्ट जब क्या हो जाए, व्हेन मोर देन 2 रिब्स आर फ्रैक्चर्ड, जब 2 से ज्यादा रिब एक साथ क्या हो जाए, फ्रैक्चर हो जाए।